मैं हूं जतिन मोला और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप की जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12 पास कर चुके हैं और एक इंजीनियरिंग या एमबीबीएस या एक मास्टर्स ऑफ जियोफिजिक्स के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जी हाँ, इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी एग्जाम देने की आपको नीड नहीं है। ये स्कॉलरशिप आपको क्लास 12 के रिजल्ट के बेसिस पर मिल जाएगी। मैंने भी अपने टाइम पर ये स्कॉलरशिप फ्री किया था और आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड मेरी कुछ मिस्टेक्स की वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी एक सिली मिस्टेक की वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया। सो उसका भी एक छोटा सा ग्लिम्पस आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है ओएनजीसी फाउंडेशन के द्वारा। सो ओएनजीसी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। सो गाइस, ओएनजीसी स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सो ये गाइस ये पीएसयू है जो हमारे इंडिया में की जीडीपी में बहुत मेजर सपोर्ट करती है और ग्लोबली भी इंडिया से क्रूड ऑयल का सप्लाई को मेजर कंट्रीब्यूटर है। सो गाइस, अगर हम 2024 का ओएनजीसी का रेवेन्यू देखें तो वो ही लमसम 60,000 करोड़ के आसपास जाता है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसी की ओएनजीसी की कंपनी ने ये ओएनजीसी फाउंडेशन बनाया है जिसमें ये काफी सालों से क्लास 12 के मिस्टीरियस स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस के बैकग्राउंड में फिर बायो के बैकग्राउंड में अपना करियर परस्यू करते हैं उनको हेल्प करता है। सो ये तो थी कौन ये स्कॉलरशिप दे रहा है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो अब मैं नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो मिलते हैं। सो हेलो गाइस, अब हम अब मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्रोम पर जाना है। सो चलते हैं क्रोम पर, एक आईडी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप करना है आपको ONGC स्कॉलरशिप। अरे देखो नीचे आ गया, ONGC स्कॉलरशिप। इसमें जो पहला जो आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। हाँ, सो इससे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ये ONGC स्कॉलर पोर्टल है ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट का। सो आप लोगों को इसमें अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो अप्लाई स्कॉलरशिप में जाना है। सो अभी तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो बताऊं तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट अनदर वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए हम लोग बेसिक एलिजिबिलिटी वगैरह देखते हैं। तो आप लोगों को जाना है अनाउंसमेंट में। सॉरी, आप लोगों को जाना है स्कीम में अनाउंसमेंट में। तो आप लोगों को जब आप लोग फॉर्म भर दोगे तो रिजल्ट आएगा तो उसका आप लोग यहाँ पे अपना लिस्ट में नेम चेक कर सकते हैं। सो अभी के लिए आपको जाना है स्कीम में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2024-25 का जो इन्होंने वहाँ पर फॉर्म डाला था कि हमें क्या क्या स्कीम है वो डला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ओबीसी जनरल कैटेगरी का चेक करते हैं। सो गाइस देखिए, आप लोग ओबीसी हो, एससी एसटी या जनरल कोई भी कास्ट यहाँ पे एलिजिबल है। सो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन जो ऑफकोर्स होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो गाइस एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक चीज ध्यान देना। तो देखो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग MBBS कोर्स और फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी और जियोलॉजी फिजिक्स और MBA फ्रॉम एनी स्कॉलरशिप विच इज अप्रूव्ड बाय AICTE MCI UGC एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जहाँ तक सारी यूनिवर्सिटी इनमें से एक ना एक से तो अफिलिएटेड होगी आप लोगों की। सो गाइस इसमें एक चीज ध्यान देना, जैसे कि आप लोगों ने भी 12 पास किया है तो आप लोग अभी एडमिशन लेने जा रहे हो अपने फर्स्ट ईयर में। सो कोई भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट ये ना सोचना कि हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं। ये जैसे कि अगर इस साल की निकलती है तो वो 2025-26 वाले सेशन के वाले बच्चे जो उस सेशन में एडमिशन ले रहे होंगे उन वही एलिजिबल होंगे। सेकंड ईयर का स्टूडेंट ये सोच के ना जाए कि मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ। ये हम नहीं कर सकते। मैंने भी एक टाइम के लिए सोचा था बट मेरे को फिर ये पॉइंट पता पड़ा था कि फर्स्ट ईयर, सो सेकंड ईयर और कोई भी इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस कोर्स का बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो जब भी उसी एकेडमिक सेशन में आप लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है, परसेंटाइल। तो आपकी क्लास 12 में 60% एग्रीगेट होना चाहिए और आप एलिजिबल हो। सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो पर 60% आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सो 60% तो लगाई सबका होता ही है। फिर ग्रॉस फैमिली इनकम आप लोगों की 2 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इसमें आप लोग ये लोग आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, उसमें आप लोगों को ये चीज़ स्टेट हो रही होगी। एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। सो और कोर्स टाइप रेगुलर फुल टाइम कोर्स आपका जो भी है बीटेक MBBS होना चाहिए। सो गाइस ये तो थी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लगभग हम लोग सभी फॉलो कर रहे होंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होंगे। सो गाइस डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट यहाँ पे है, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो देखो आपका बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आपका बर्थ का सर्टिफिकेट भी काम कर सकते हैं और क्लास 10 मार्कशीट भी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करती है प्रूफ ऑफ एज। क्लास 12 मार्कशीट आपको चाहिए इंजीनियरिंग और MBBS के केस में जो कि हम लोग हैं। और ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए अगर आप मास्टर्स या फिर मास्टर्स इन जियोलॉजी जियोफिजिक्स कर रहे हैं। और एनुअल सर्टिफिकेट जो ये लोग आपकी इनकम चेक करने के लिए मांगेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एनुअल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा फैमिली का, हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज उसमें चल जाएगा। और बैंक डिटेल्स, तो गाइस इस वाले में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट इन द ECS फॉर्म अटेस्टेड बाय द बैंक एज प्रिस्क्राइब्ड। तो भाई इसका नॉलेज उतना हम लोगों को नहीं होता, मेरे को भी अपने टाइम में नॉलेज नहीं था। तो मैं आप लोगों को एक बार अपना खुद का खोल के दिखाता हूँ। सो देखो मैं अपना खुद का बताता हूँ। जब आप लोग ये फॉर्म भर दोगे ना तो आप लोगों के पास फाइनल कुछ ऐसा आएगा। आप लोगों के पास फाइनल फॉर्म कुछ ऐसा आएगा जिसमें आप लोगों का मतलब ये जो आपने डिटेल्स भरी होंगी इसमें मैंने हाइड कर दिया अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। तो ऐसी आपकी डिटेल्स भरी होंगी और उसमें आपको नीचे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने फिल कर दिए उसमें यस यस आ रहा है। ग्रेजुएशन मार्कशीट हमारे केस में नहीं लगी है क्योंकि हम मास्टर्स के स्टूडेंट नहीं है। तो उसमें नो आ रहा है। तो उसके बाद आप लोग जाओगे तो ये इस तरीके का कुछ ECS फॉर्म ये लोग आपको लास्ट में देंगे, जिसको आपको क्या करना है, इस तरीके का कुछ ECS फॉर्म देंगे जिसको आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है। हाँ गाइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का खुद के नेम से एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना जरूरी है। सो उसको खुलवा लेना, बहुत कम टाइम में खुल जाता है अब तो। सो ऐसा कुछ आएगा तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना है। मैं अपना दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मेरा था।
सो आप लोग अपने बैंक के मैनेजर के पास जाना, उनसे बोलना कि हमें ये स्कॉलरशिप के लिए ये फॉर्म बैंक से अटेस्ट करवाना है, मतलब स्टैंप लगवानी है, तो वो आपको बिना किसी परेशानी के आपको अपना बैंक का स्टैंप और सिग्नेचर करके दे देंगे। सो मेरा था, मैं अपना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार। सो सिंपल सा वो लोग ये करके दे देंगे। गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस वाली स्कॉलरशिप में थोड़ा डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ये लोग मांगते हैं। सो अब हाँ, यहीं से देख लेते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स। सो चलो यहीं से देखते हैं, यहाँ से नहीं, हाँ यहीं से देखते हैं। तो ये हो गया आपका ईपीएफ, मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। पैन कार्ड तो गाइस अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वैसे पैन कार्ड बन जाता है। सो पैन कार्ड अगर आप लोगों के पास नहीं है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, तो आप लोग अप्लाई कर देना, उस टाइम के लिए तो ये लोग मान जाएंगे, बट जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये लोग आपका पैन कार्ड मांगेंगे। कॉलेज आईडी के तौर पे आप अपना जो भी आपका कॉलेज का वो मिला होगा ना आपको आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका फोटो खींच के आपको उसमें डालना पड़ेगा। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन आईडी नहीं है, जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे पास इंस्टीट्यूशन आईडी नहीं थी, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको जो फीस रिसीट मिला होगा ना फीस भरते टाइम, उसको भी आप लोग डाल सकते हैं, वो भी यहाँ पे चल जाता है, मैंने डाला था, काम कर गया था। और यहाँ पे फिर से वही एडमिशन रिसीट में आपको वही अपने कॉलेज का फीस रिसीट डालना है। और कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पे गाइस दो अंडरटेकिंग लगती है, एक तो लगती है अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट और एक लगती है अंडरटेकिंग बाय कॉलेज। सो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स में तो कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को पीडीएफ डाल दूंगा। उसमें तो सिर्फ आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, तो वो तो अपने आप हो जाएगी। अंडरटेकिंग बाय कॉलेज में थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें आपको कॉलेज से अटेस्ट कराना होता है उसको, मतलब कॉलेज से आपको स्टैंप लगवाना होता है, कॉलेज का साइन चाहिए होता है। सो गाइस उसमें मेरे कॉलेज में तो काफ़ी दिक्कत दी थी कि वो लोग, आप लोग अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना, उनसे बोलना कि ये स्कॉलरशिप हम भर रहे हैं, इसमें हमें कॉलेज का अटेस्टेड चाहिए। तो गाइस उसमें थोड़ा सा अगर वो लोग बोलते हैं कि आप ये स्कॉलरशिप नहीं भर सकते, अगर आप लोग एफडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग उनसे बोल देना। तो आप लोग उनसे बोल देना कि मैं आप लोगों को अभी स्कॉलरशिप, अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसमें आप साफ साफ देखना कि उसमें लिखा हुआ है अदर देन फी वेवर फ्रॉम द स्टेट। अगर स्टेट से कोई फी वेवर मिल रहा है उसके अलावा, अगर आपके उसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, वो फी वेवर काउंट नहीं होता। तो आप लोगों से बोल देना फी वेवर स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं, मैंने मेरे साथ यही केस हुआ था, तो मैंने उनसे बोला था, तो फिर उन लोगों ने स्टैम्प लगा दिया था। सो कॉलेज का अंडरटेकिंग का ऐसे हो जाएगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हो ना, तो आप लोग फॉर्म फिल कर देना, सबमिट हो जाएगा बिना किसी देरी के। बिना किसी देरी के आपका फॉर्म जो है वो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, बिना किसी प्रॉब्लम के आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब गाइस देखते हैं कि स्कॉलरशिप में हमें बेसिकली मिलने क्या वाला है। तो गाइस स्कॉलरशिप में आप लोगों को 48,000 पर मंथ मिल रहे होंगे, जिसको आप रिन्यू करा सकते हो, सॉरी 48,000 पर ईयर मिल रहे होंगे 4,000 के मंथली स्लॉट्स में, जिसको आप तो जो कंटिन्यूएशन में रहेंगे आपके फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर फिफ्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस तक, बस आप लोगों को उसको रिन्यू कराने के लिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ, रिन्यू कराने के लिए आपको क्या चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपको हर ईयर में 60% एग्रीगेट ओवरऑल होना चाहिए, जब ये आपकी स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर तक के लिए रिन्यू होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो लोग डिसरिन्यू करनी है। गाइस मैं तो उतना पढ़ता भी नहीं, तब भी मैं 8 सीजी पे मेंटेन कर सकता हूँ, तो ये 60% तो बहुत आसान है। तो ये तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो गाइस ये था मेरा, तो गाइस ये था जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। अब लास्ट में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सो गाइस मैंने भी अपने टाइम में, मतलब मैंने 2022-23 था, तो उस टाइम पे मैंने भी अपना ये स्कॉलरशिप फिल किया था। काफ़ी मुश्किलें हुई थी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, तो मैंने सक्सेसफुली अपना कर दिया था। बट दिक्कत ये आई थी कि मैंने फिल कर दिया। अब जो मेल आता है वहाँ से मेल आता है 11 दिसंबर के आसपास। तो 11 दिसंबर को मेल आता है, उसमें वो लोग बोलते हैं कि एक कंबाइंड मेल था वो, मतलब 35 या 40 स्टूडेंट्स को भेजा गया था, टोटल जो अप्लाई किया था उनमें से सेलेक्टेड को। तो उसमें बोला गया था कि इन स्टूडेंट्स को अपने हार्ड कॉपी, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी, ये जो एक दिल्ली का वहाँ पे पोस्टल एड्रेस था, उस पर पोस्ट करना है। सो गाइस वो उसमें लास्ट डेट लिख रही थी 11 दिसंबर को आया था, 15 दिसंबर उसमें लास्ट डेट लिख रही थी। बट हम में से ज़्यादातर लोग मेल्स उतना चेक नहीं करते, और मैंने भी यही अज्यूम किया था कि वो लोग, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो वो कॉल करके बताएंगे कि आप सेलेक्ट हो गए, आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ यहाँ सबमिट करने हैं। सो मैंने भी कुछ कॉल ही एक्सेप्ट किया था। सो उन्होंने कोई कॉल किया नहीं, और वो मेल मैं खोलता हूँ जनवरी की पर्टिकुलर डेट पे जाके, मेरे को याद नहीं है, उसको खोलता हूँ। फिर वो मेल पढ़ के मेरे को इतना रिग्रेट होता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था एनी मतलब एक्सक्यूजेज आफ्टर दैट डेट आर नॉट बी इंटरटेन्ड। सो गाइस इस तरीके से मैं तो सेलेक्ट होकर भी अपनी जो इस अपॉर्चुनिटी था मिस कर गया था। वो मेल मेरे पास मिल नहीं रहा, काफ़ी मतलब 1-2 साल हो गया, वरना मैं आपको वो मेल भी दिखा देता। तो गाइस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार ट्राई करना। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा 91 परसेंटेज था 12th में। सो होप सो आप लोगों का भी मतलब सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जब वो स्कॉलरशिप देखा था इंटरनेट पे ऐसे रिसर्च करते टाइम, तो मैंने उनका रिजल्ट देखा था। तो उस रिजल्ट में मतलब उस रिजल्ट में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस कई था, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इन सारे कॉलेजेस के बच्चे ही थे। बट उसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और छोटे कॉलेज के बच्चे भी सिलेक्टेड थे। तो यहाँ पे कॉलेज वाइड कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप भी अपने कॉलेज से सेलेक्ट हो सकते हो। सो मैं हो गया तो आप भी हो सकते हो गाइस, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको फिल करना। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, तो गाइस अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, सबका भला होना चाहिए यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।